मशीन एलिमेंट में जो इंट्रोडक्शन टू डिजाइन है उसका टॉपिक नंबर 3, पहला यूनिट का टॉपिक नंबर 3 फंडामेंटल को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें बेसिकली आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो बेसिक कंसेप्ट है उसी चीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिसिटी सबसे पहला टर्म है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए उससे उसका अगर शेप और साइज चेंज हो रहा है तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो बाहर वाला फोर्स है अगर हम उसको हटा दें तो फिर से ऑब्जेक्ट अपने शेप एंड साइज में दोबारा आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो किसी किसी में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत अधिक होता है, रबर है, स्प्रिंग है। उसके बाद आपको किसी किसी में कम होता है, ठीक है, स्टील है, आयरन है, इस सब में काफी है, फिर अल्युमिनियम में थोड़ा सा कम है, प्लास्टिक बॉडी में बहुत मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है कि ठीक इसका उलट, अगर ऑब्जेक्ट को अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए और वो अपने शेप और साइज में दोबारा वापस नहीं आ पा रहा है तो उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जिस प्रॉपर्टी को जैसे वो दोबारा नहीं आ पा रहा है वो प्लास्टिक कहते हैं। और ये जो बॉडी है जो इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करेगा उसको इलास्टिक बॉडी कहेंगे, और जो प्लास्टिसिटी जिसमें है उसको प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। कोई भी बॉडी कंप्लीटली इलास्टिक चाहे कोई कंप्लीटली प्लास्टिक नहीं होता है, कुछ और वो डिपेंड करता है परसेंटेज जिसमें इलास्टिसिटी का ज्यादा परसेंटेज रहेगा उसको हम लोग इलास्टिक बॉडी कहेंगे, और प्लास्टिसिटी जिसमें ज्यादा रहेगा उसको हम लोग प्लास्टिक बॉडी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है उसको हमने जूनियर क्लास में पढ़े हुए हैं। उसी आधार पे हम लोग मैटर का तीन स्टेट को डिफाइन किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे अधिक सॉलिड में हुआ था, इसलिए उसका डिफरेंट शेप एंड साइज था, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेज में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कोहेसिव फोर्सेज और एडहेसिव फोर्सेज। कोहेसिव फोर्सेज क्या होता है कि एक ही मटेरियल है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है तो लकड़ी का टुकड़ा में जो लकड़ी का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कोहेसिव फोर्सेस कहलाएगा। लेकिन लकड़ी और पानी को रखते हैं तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक अलग सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स है, लकड़ी का मॉलिक्यूल्स अलग है, तो दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एडहेसिव फोर्सेज हमारा कहना है। तो जो अलग अलग सब्सटेंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एडहेसिव कहता है। सेम सब्सटेंस के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। एडहेसिव फोर्सेस का एग्जांपल दिया हुआ है इंक का नोटबुक से। नोटबुक पे हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि इंक का जो है वो आपका एडहेशन है नोटबुक से, यानी कि इंक का जो मॉलिक्यूल्स है और नोटबुक का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक है, इस वजह से हम इंक से नोटबुक पे लिख पाते हैं। चौक से ब्लैक बोर्ड पे इसी वजह से लिख पाते हैं क्योंकि चौक का जो मॉलिक्यूल्स है ब्लैक बोर्ड का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक है, इसी वजह से हम लोग चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। वहीं मिट्टी से हम लोग ब्लैक बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि मिट्टी का जो मॉलिक्यूल्स है और ब्लैक बोर्ड का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ना के बराबर, इसलिए मिट्टी से नहीं लिख पाते हैं। ग्लास और वाटर जब ग्लास आप वाटर में डाल दीजिएगा तो ग्लास में जो है अगर बाहर भी निकाल दीजिएगा तो उसमें पानी का पार्टिकल्स लगा हुआ रह जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है और ग्लास का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में एडहेशन फोर्सेस है। मरकरी और ग्लास इसी तरह से। कोहेसिव फोर्सेस क्या है कि जो सेम सब्सटेंस है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर है, वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कोहेसिव फोर्सेस कहलाएगा, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक हम लोग अगर फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फोर्स लगाने का कंसेप्ट है वो इसलिए है कि हम लोग उसके एक्सेलरेशन को चेंज कर सकें, यानी कि वेलोसिटी को चेंज कर सकें, उसके वेलोसिटी को चेंज कर सकें, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन को लाएं, उसके मोशन को चेंज कर सकें। लेकिन जो आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फोर्स लगाएंगे तो उसका उद्देश्य ये होगा कि
डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग वहां पे देखते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का उद्देश्य क्या होता है, वहां पे मोशन लाने का कंसेप्ट नहीं होता है, उसके उसमें जो है उसके शेप और साइज में चेंज करना है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो गया, समझ में आ गया। डिफॉर्मिंग फोर्स वैसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग करके उसके शेप एंड साइज को चेंज करता है। उसके शेप एंड साइज को क्या करता है, चेंज करता है। शेप एंड साइज को, ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्लियर हुआ। बाहर से लगाया हुआ बॉडी पे वह फोर्स जिसका उद्देश्य बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करना है। बॉडी के शेप एंड, बॉडी में मोशन लाना नहीं है, बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट, अब डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से लग रहा है तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक रेजिस्टेंट फोर्स लगाए डेवलप्ड होगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में, जो कोशिश करेगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स को रोके, डिफॉर्मिंग फोर्स को रोके। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में डेवलप होता है, किसके अगेंस्ट में, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में। जो बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, जो उसके शेप एंड साइज को चेंज करना चाहता है, उसके अगेंस्ट में जो बॉडी के अंदर में डेवलप्ड हो रहा है रेजिस्टेंस फोर्स, उसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इसी के कारण से आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब स्प्रिंग को हम दबाए हुए रहते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो अपने आप वो अपनी स्थिति में आ जाता है। तो वो कौन लाता है उसको, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लाता है। वो उसको अपनी स्थिति में वापस कौन लाता है, रिस्टोरिंग फोर्स लाता है। उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ जो उसको अपने स्थिति में फिर से उसको दोबारा लाए। डिफॉर्मिंग फोर्स जो बाहर से लगाए उस पर स्प्रिंग को दबाए, वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। और जो उसको दोबारा हटाने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स जब हटा देते हैं तो फिर दोबारा जो उसको अपनी स्थिति में लाया, वो उसमें इंटरनली डेवलप्ड जो फोर्स है उसके अंदर में, ऑब्जेक्ट के अंदर में जो रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, वही उसको अपने शेप एंड साइज में फिर से दोबारा ले आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस क्या होता है, अब ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये समझिए कि आपका एक सिलेंड्रिकल बार है, आयरन का जो है रॉड है, उस पर हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। बाहर से ये जो एरो से आपको इंडिकेट किया हुआ है, दो तरफ से एरो से, ये फोर्स जो है बाहर से लगाया गया है। इस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। जो इसको क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या होगा कि इसके साइज को हम बड़ा करें, इसके साइज को क्या करें, खींच के लंबा कर दें। तो इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर में जो है हर एक क्रॉस सेक्शन पे इसके अगेंस्ट में, जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक ये बढ़ेगा नहीं, जब तक इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, तब तक इसके अंदर में एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा जो उसको अपोज करेगा। जो इसके उद्देश्य को, यानी कि उसको लंबा करने का जो उद्देश्य, इसके लेंथ को चेंज करने का जो उद्देश्य है, उसके उद्देश्य को ये अपोज करेगा। तो ये इसके अगेंस्ट में, ये जो ये अंदर में हम बाहर अंदर में देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमारा एजम्पशन है कि इस तरह से जो वो फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। तो बाहर का जो फोर्स है ये फोर्स है, और अंदर में जो इंटरनली रेजिस्टेंस डेवलप फोर्स हुआ, ये वाला फोर्स है। तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ से यहाँ पूरे क्रॉस सेक्शन पे इतना फोर्स लग रहा है, और ये इसके बराबर होगा। जब तक ये ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक जो रेजिस्टेंट फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा। जब तक बाहर का फोर्स लगाया हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा, तब तक ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है, तो जो बाहर जो फोर्स लगा रहा है ये डिफॉर्मिंग फोर्स, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा जो इसके अगेंस्ट में लगेगा। ठीक है, और ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन, ये जो बार रहेगा, ये जो बार रहेगा लोहा का जो रॉड है, उस रॉड के पूरे एरिया पे लगेगा। पूरे एरिया पे जो सामने से देखेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा नजर आएगा, सर्कुलर। अगर रॉड को आप सामने से देखिएगा, चौक को आप सामने से देखिएगा, तो कैसा नजर आएगा, सर्कल नजर आएगा। तो उसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो उस पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसी के बराबर जो है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स ये पूरे एरिया पे लग रहा है, तो पर यूनिट एरिया पे कितना लगेगा, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है, ये फोर्स तो पूरे एरिया पे लग रहा है, और ये यूनिट एरिया पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, 1 मीटर स्क्वायर पे, एक जो भी यूनिट है, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग क्या, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर है। डिफॉर्मिंग फोर्स बटा रिस्टोरिंग फोर्स, और ये क्या हो गया, ए से अगर पूरा डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट एरिया आ जाएगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर में कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को क्या कहेंगे, हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। इसी को स्ट्रेस कहेंगे। तो स्ट्रेस का कंसेप्ट जो है, आप लोग को
क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब हम स्ट्रेस लगाएंगे, जब बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो डिफॉर्मिंग फोर्स का उद्देश्य क्या था? डिफॉर्मिंग फोर्स का उद्देश्य क्या था कि उसके डायमेंशन को चेंज करना, उसके शेप एंड साइज को चेंज करना, उसके शेप एंड साइज को चेंज करना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है, जब तक रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल है तब तो वो ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो है अधिक हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स के। उस समय में क्या होगी, लोहा का रॉड है तो वो खिंचा जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, लंबा हो जाएगा, उसका लेंथ बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ, तो उसमें हम लोग एक नया कंसेप्ट आ जाता है स्ट्रेन का। उसमें एक नया कंसेप्ट आ जाता है क्या, स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन क्या है कि जितना चेंज हुआ, चाहे वो शेप में, चाहे वो साइज में, चाहे वो वॉल्यूम में, जितना भी चेंज हुआ, यानी कि लेंथ है, लेंथ 5 मीटर था, बढ़ करके 7 मीटर हो गया, 5 से बढ़ करके 7 मीटर हो गया, तो 5 से बढ़ करके 7 मीटर जो हो गया, तो लेंथ कितना इंक्रीज हो गया, लेंथ इंक्रीज हुआ 2 मीटर, 2 मीटर इंक्रीज हुआ। तो जितना लेंथ, जितना चेंज हुआ है, तो ये क्या हो गया, चेंज 2 मीटर हो गया। जितना चेंज हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, और जितना पहले था, पहले कितना था, पहले है हमारा 5, तो 5 को हम नीचे रखेंगे, 5 को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो जो चेंज है उसको ऊपर रखें, जो चेंज है उसको ऊपर रखें, जितना चेंज हुआ है डायमेंशन में, यानी कि लेंथ में या शेप में, चाहे वॉल्यूम में, जितना भी चेंज हुआ है उसको ऊपर रखें, और जो ओरिजिनल था, पहले था, उसको अगर नीचे रखें, तब जो रेशियो मिलेगा वो कहलाएगा स्ट्रेन। वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। समझ में आ गया? तो जो फोर्स है, फोर्स जो चेंजेज होगा, तो वो लेंथ में, लेंथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसके बाद एरिया भी उसका चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी चेंज होगा, जिसमें भी चेंज होगा, लेंथ में चेंज हो, एरिया में चेंज हो, वॉल्यूम में चेंज होगा, वो सब कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। और जो ओरिजिनल लेंथ था, ओरिजिनल एरिया था, ओरिजिनल वॉल्यूम था, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो लेंथ एरिया और वॉल्यूम के जगह पे एक सिंगल सा वर्ड अगर हम यूज कर सकते हैं, तो वो क्या है, डायमेंशन। तीनों के लिए एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, डायमेंशन। सबको क्या कहेंगे, डायमेंशन। तो जो चेंज इन डायमेंशन है उसको अगर हम ऊपर रखें, चेंज इन डायमेंशन को ऊपर रखें, और ओरिजिनल डायमेंशन को अगर नीचे रखें, तो जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। वो रेशियो क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। स्ट्रेन बराबर चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब तीसरा जो कंसेप्ट है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये एक रेशियो है किसका, अभी जो दो क्वांटिटी पर है, पहला क्वांटिटी क्या पर है, स्ट्रेस, दूसरा क्वांटिटी क्या पर है, स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो दो क्वांटिटी पर हैं, उसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फोर्सेज, जो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो 3 तरह का हो सकता है। डिफॉर्मिंग फोर्स कितने तरह का हो सकता है, 3 तरह का। तो डिफॉर्मिंग फोर्स 3 तरह का हो सकता है, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, 3 तरह का होगा। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में अब हम लोग आते हैं। तो नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, पहला वर्ड जो है नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक हमारा क्या है, ये एक लोहा का रॉड हो गया, ठीक है, लोहा का। इस पे अगर हम क्या कर रहे हैं कि इस पे हम लोग ये फोर्स लगा रहे हैं, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसमें आउटसाइड डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये क्या है, ये 90 डिग्री पे, ये क्या है, 90 डिग्री पे। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जो है ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री नॉर्मल में लग रहा है। ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, इसके नॉर्मल में लग रहा है। ये जो फोर्स है हमारा वो क्या है, क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री में, क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री में लग रहा है। तो क्रॉस सेक्शन के जब 90 डिग्री में कोई फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका सर्कल, मतलब सिलेंड्रिकल रॉड है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके 90 डिग्री में लग रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे या लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ये समझिए आप, नॉर्मल फोर्स एफ एन कहेंगे, ठीक है, एफ एन कहेंगे। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, तो वो नॉर्मल फोर्स है। और नॉर्मल फोर्स बटा में ये जो एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो नॉर्मल फोर्स बटा में क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो आएगा, उस रेशियो को हम लोग कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
इस रेशियो को क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। और तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, तो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा, या तो ये बाहर की तरफ लगे जो अभी फिगर से दिख रहा है, या फिर फोर्स अंदर की तरफ लगे। तो बाहर की तरफ जब लगेगा तो उसको हम लोग टेंसाइल फोर्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स। उसको क्या कहेंगे, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स। टेंसाइल नॉर्मल फोर्स, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जब यहाँ ये जो बाहर की तरफ, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स में क्या रहेगा, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स में का उद्देश्य क्या रहेगा, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स का उद्देश्य ये रहेगा कि उसको, इसके लेंथ को बड़ा कर देना, उसके लेंथ को क्या कर देना, बड़ा कर देना। उसी तरह से जब अंदर की तरफ लगेगा फोर्सेस, तो उस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, उस फोर्स का नाम हो जाएगा कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्सेस, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स, कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स, कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स कहेंगे उसको, कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स कहेंगे। तो आप समझ में आ रहा है अब आपको कि नॉर्मल जो फोर्स है वो दो तरह का हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है जो बाहर की तरफ लगेगा, जो लेंथ को, साइज को बड़ा करेगा, और कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स हो सकता है जो साइज को क्या करेगा, छोटा करेगा, साइज को छोटा करेगा। तो टेंसाइल नॉर्मल फोर्स को अगर हम एक दो अलग अलग डायरेक्शन हो गया ना, तो इसको हम जो है सो प्लस से अगर इंडिकेट करेंगे, यानी कि प्लस जितना भी फोर्स लगेगा, +5 न्यूटन, +10 न्यूटन, तो कंप्रेसिव को किससे करना पड़ेगा, हमको माइनस से करना पड़ेगा, माइनस से इंडिकेट करना पड़ेगा। तो टेंसाइल नॉर्मल फोर्स को प्लस से इंडिकेट करेंगे, और कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, माइनस से इंडिकेट करेंगे। या फिर सीधा सा 5 न्यूटन और -10 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 न्यूटन जो है वो टेंसाइल फोर्स है, और -10 न्यूटन क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का होता है, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स, सॉरी नॉर्मल फोर्स दो तरह का होता है, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स और कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स। टेंसाइल नॉर्मल फोर्स साइज को बड़ा करेगा, कंप्रेसिव छोटा करेगा, उसका साइन प्लस होता है टेंसाइल का, और कंप्रेसिव का माइनस होता है, ठीक है। और यही नॉर्मल फोर्स और वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अभी तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि नॉर्मल जो फोर्स है उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, कि उसके साइज को चेंज करना, साइज को या तो बढ़ा देना या उसको घटा देना, कंप्रेस कर देना। तो वही चीज जो अभी हम लोग पढ़े हैं, चेंज इन साइज, चेंज इन साइज, चेंज इन साइज को जो है ऊपर जाए, ऊपर रखेंगे। चेंज इन साइज को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो साइज क्या चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है। साइज में क्या चेंज हो रहा है, तो लेंथ में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल फोर्स लगाने पे किसमें चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल ऊपर, और जो पहले का लेंथ था उसको नीचे रखे। तो ये जो स्ट्रेस मिला, सॉरी ये जो स्ट्रेन मिला, ये कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेन क्यों लगा, नॉर्मल फोर्स के कारण, नॉर्मल फोर्स के कारण डेवलप हुआ हमारा नॉर्मल स्ट्रेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए दोनों का नेम सेम है, ठीक है, मतलब दोनों के नेम में नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ क्या होता है, बढ़ भी सकता है, प्लस भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो कौन सा स्ट्रेस अभी पढ़े हैं, नॉर्मल स्ट्रेस पढ़े हैं। कौन सा स्ट्रेन पढ़े हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेन पढ़े हैं। नॉर्मल स्ट्रेस बटा नॉर्मल स्ट्रेन को यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस का भी फार्मूला क्या देखें, FN मतलब नॉर्मल फोर्स बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जो एप्सिलॉन L है ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है। इसका फार्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो ये फार्मूला हो गया मेरा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। दूसरे स्ट्रेस पे आते हैं, तो ये हो जाता है हमारा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अभी जो हम लोग देखे थे उसमें क्या हो रहा था कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो है फोर्स लग रहा था, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था। यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे अलोंग द ये जो है फोर्स अलोंग द सरफेस लगेगा। जैसे कि ये अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऊपर में अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर में एक फोर्स लगा रहे हैं, इसको दूसरे कलर से इंडिकेट करते हैं, इसको ऊपर में कोई फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर में कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है क्या, ये जो ऊपर वाला जो एरिया है हमारा, ऊपर वाला जो एरिया है उसके नॉर्मल तो नहीं है, उसके नॉर्मल तो नहीं है। ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, इसके नॉर्मल तो नहीं ना है। ये जो फोर्स लग रहा है ग्रीन कलर का, नहीं नॉर्मल रहता तो कैसा रहता, सीधा ऊपर में गया रहता, सीधा ऊपर में गया हुआ रहता है। जैसे कि ये जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है।
इस दिशा में अगर फोर्स लगता, अगर इस दिशा में अगर फोर्स लगता तो ये नॉर्मल फोर्स कहलाता। लेकिन इस क्रॉस सेक्शन के ये नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है, इधर लग रहा है अलोंग द सरफेस लग रहा है, अलोंग द सरफेस लग रहा है, अलोंग द सरफेस। तो इस अलोंग द सरफेस जो फोर्स लगता है, सरफेस के अलोंग में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो परपेंडिकुलर था, नॉर्मल फोर्स, अभी हम लोग देखे हैं। तो जो फोर्स अलोंग द सरफेस लगता है और ये जो एरिया है अपना, ये जो एरिया है उस एरिया के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेस। क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेस। समझ में आ गया दोनों चीज? यहाँ पे फोर्स का डिफरेंस है, फोर्स का डिफरेंस है। एक तरफ क्या है? नॉर्मल फोर्स है और दूसरा तरफ क्या है? टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स क्या है? सरफेस से 0 डिग्री पे है, देख रहे हैं सरफेस पे 0 डिग्री पे है। और ये जो है नॉर्मल फोर्स क्या है? क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री पे, क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री पे। तो नॉर्मल फोर्स बटा में एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया हमारा क्या? नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। और टेंजेंशियल फोर्स बटा में क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या हो गया? शियर स्ट्रेस हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस में क्या होगा कि शेप क्या होगा हमारा? कि इसका जो है शेप चेंज होगा। क्या होगा? शेप चेंज होगा। इसमें साइज नहीं बढ़ेगा। इसमें साइज बढ़ेगा क्या? नहीं, साइज नहीं बढ़ेगा, शेप चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये टेढ़ा हो जाएगा। ये अगर आपका क्यूबॉइड है तो ये कैसा आ जाएगा? ये क्यूबॉइड टेढ़ा हो जाएगा। अगर इस पे फोर्स लगा दें तो ये हमारा ये क्यूबॉइड, ये शेप इसका क्या हो जाएगा? इस टाइप का हो जाएगा। ये जो है इधर से अगर नीचे में अगर फिक्स कर देंगे, नीचे में अगर इसको फिक्स कर दिया, ऊपर से हम टेंजेंशियल फोर्स लगाए तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्व हो जाएगा। शेप इसका चेंज हो जाएगा। शेप चेंज हो जाएगा, उसको किस चीज से इंडिकेट करेंगे? तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग थीटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? थीटा का। ये एंगल जितना चेंज हुआ है उसको हम लोग थीटा मानते हैं, ठीक है। तो इसको थीटा से इंडिकेट करते हैं, कितना घूम गया, कितना एंगल जो है सो ये मुड़ गया है। समझ में आ गया? तो शियर स्ट्रेस को हम लोग जो शियर स्ट्रेस के कारण या टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो हमारा स्ट्रेन हुआ है उसको हम लोग शियर स्ट्रेन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेन बोलेंगे, शियर स्ट्रेन बोलेंगे, शियर स्ट्रेन बोलेंगे। और ये क्या है कि जो ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा कि जो हमारा फोर्स में जितना चेंज हुआ, सॉरी एंगल में जितना चेंज हुआ, जो यहाँ से आपको फिगर से भी दिख रहा होगा कि ये एक क्यूबाइड शेप था, इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगा, ये टेढ़ा हो गया, थीटा डिग्री एंगल से चेंज हो गया। तो यहाँ पे अब इसको थीटा को इंडिकेट करने के लिए टेन थीटा, ये एक्स जितना इधर से आया, ये यहाँ से यहाँ जितना एक्स आया है उसको एक्स इंडिकेट कर दिया, इसको साइड को एल से लिख दिया। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बाई एल। और थीटा जब बहुत स्मॉल रहता है, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन जो है वो अपने बहुत कम होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब डिफॉर्मेशन करेंगे तो थीटा स्मॉल रहता है तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा के बराबर होता है। तो थीटा जो है वो टेन थीटा जब छोटा रहता है तो टेन थीटा और थीटा दोनों बराबर हो जाता है। याद रखिएगा, थीटा जब छोटा रहता है तो टेन थीटा थीटा दोनों बराबर हो जाता है। तो थीटा बराबर क्या हो गया? एक्स बाय एल। एक्चुअली ये टेन थीटा बराबर एक्स बाय एल है, और चूंकि थीटा छोटा है इसीलिए थीटा बराबर क्या हो गया? एक्स बाय एल। तो जो शियर स्ट्रेन हो गया वो थीटा हो गया। थीटा बराबर क्या हो गया? एक्स बाय एल। एक्स सामने वाला जो साइड जितना मुड़ा है और ये क्या हो गया? साइड का लेंथ हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं? नेक्स्ट क्या पढ़े हैं कि जो इसका जो रेशियो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ लिए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस बटा नॉर्मल स्ट्रेन था। अब दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है हमारा? शियर स्ट्रेस बटा में शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बटा में शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को हम लोग किस चीज से इंडिकेट किए थे? तो ये टाउ है हमारा, किससे है? टाउ। और शियर स्ट्रेन को किससे इंडिकेट किए हैं? थीटा से। और जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सी, ईटा चाहे जी, तीनों से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सी, ईटा या जी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर शियर स्ट्रेस बटा में शियर स्ट्रेन। जी बराबर क्या हो गया? टाउ बाय थीटा। टाउ क्या है हमारा? शियर स्ट्रेस है, और थीटा क्या है? शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो हम लोग आते हैं आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है, जैसे कि हम लोग अगर रात में किसी किसी स्फेरिकल चीज को अगर बाहर से प्रेशर लगा करके उसको अगर आप दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस बराबर होता है प्रेशर के। स्ट्रेस बराबर क्या हो जाता है? प्रेशर के। जो बाहर से जितना प्रेशर लगा रहे हैं स्फेरिकल बॉल पे, तो वही प्रेशर के बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बराबर क्या हो जाता है? प्रेशर। और स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है ये क्या हो जाएगा? तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका शेप चेंज, इसका जो स्पेस जो ले रहा था वो चेंज हो जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो जितना चेंज इन वॉल्यूम है वो पहले का जितना वॉल्यूम है
उसके रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर देंगे, उसके रेशियो को क्या कर देंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे फिगर में चूंकि वॉल्यूम छोटा हो रहा है तो जो चेंज है वो एक निगेटिव क्वांटिटी आएगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे में माइनस से गुना कर दिया, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अब फिर से वही बात की स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो चेंज इन वॉल्यूम बटा में ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर है। तो इस दोनों का रेशियो जो होगा वो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, वो क्या कहलाएगा, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको सिंबॉलिकली हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली इसको हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो कि प्रेशर के बराबर है, और हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है, यानी कि के बराबर हो जाए। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन को हम लोग कवर कर लिए हैं, जो हमारा बेसिक था उसको कवर